हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने बच्चे ब्रीफ डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में, क्रॉप फिजियोलॉजी। तो आज हम फर्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है ट्रांसपोर्ट के बारे में, कि सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं। तो उसके बारे में हमने आज डिस्कस करना है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा जी। तो पहला लेक्चर हमने जनरल लिया था, तो आज हम टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सेल के अंदर भी मॉलिक्यूल आते रहते हैं, सेल से बाहर भी जाते रहते हैं। कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको मूवमेंट करने के लिए एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे भी हैं जिनको मूवमेंट करने के लिए कोई भी एनर्जी जो है वो नहीं चाहिए, दैट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो दो तरह का ट्रांसपोर्ट है जी, मैंने आपको बता ही दिया। एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो इसमें दो मेन आपको बातें याद रखनी है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है मॉलिक्यूल का? पहला जो मूवमेंट होगी बच्चे, जो मॉलिक्यूल हैं वो हमेशा ही हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेंगे। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल हमेशा हाई कंसंट्रेशन में कोई मॉलिक्यूल है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, यानी कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो मूवमेंट होने वाली है। तो मॉलिक्यूल की मूवमेंट है जी वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी। दूसरा पॉइंट इसमें एटीपी जो है, एटीपी यूज नहीं होगा। मॉलिक्यूल कभी भी एनर्जी यूज नहीं करेगा, मूवमेंट जो है वो हमेशा अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है। तो उसमें इसलिए कोई भी एटीपी की जरूरत जो है वो नहीं रहती। तो इसके बिल्कुल उल्टा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, जहां पे आप देखते हैं जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल की वो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी। और दूसरा इसमें जो एटीपी हैं वो यूज होंगे, यानी कि जहां पे जो मूवमेंट हो रही है दैट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि जो मॉलिक्यूल है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और उसमें एटीपी यूज हो रही है, एनर्जी लग रही है। ऑब्वियस सी बात है उस साइड पे मॉलिक्यूल पहले ही ज्यादा है जहाँ पे कम है, तो मैं उनको अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो मूव कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे जो है एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो मीन्स दो तरह का ट्रांसपोर्ट हमें सेल के अंदर देखने को मिलता है, या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा या पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो दोनों को हमने डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम पढ़ेंगे जी डिफ्यूजन क्या होती है, सिंपल डिफ्यूजन। इसके अलावा ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस का कंसेप्ट। और तीसरा पढ़ेंगे हम इसके अंदर इम्बाइब्यूशन। तो ये तीन टॉपिक आपके सिलेबस में है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड इम्बाइब्यूशन। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम सिर्फ पंप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऐसे हमारे बॉडी में मॉलिक्यूल हैं, खासकर जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल हैं, जो तो अनचार्ज्ड हैं, पोलर हैं, वो तो पैसिवली मूव कर जाते हैं मॉलिक्यूल। लेकिन जो मॉलिक्यूल चार्ज होते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं सोडियम पोटाशियम पंप, तो कोई चार्ज मॉलिक्यूल है उसको सेल के अंदर बाहर भेजना जो है वो थोड़ा दिक्कत देता है। तो इसलिए वहाँ पे हमें जो है प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, जिनमें जो है पंप्स खासकर वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वो भी डिस्कस करें। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट जो है हमारा पहला टॉपिक, इसमें डिफ्यूजन से स्टार्ट करेंगे हम। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर डिफ्यूजन क्या होती है, तो उसके लिए आपको पहले पढ़ना होगा परमेबिलिटी क्या होती है। देखो अगर कोई सेल है उसकी अगर मेम्ब्रेन परमिएबल है, फिर ही कोई मॉलिक्यूल पास होगा ना उसके बीच में से। सपोज दिस इज ए सेल और सेल की दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल के अंदर कोई ABCD मॉलिक्यूल अगर अंदर जाना है, तो अगर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल है तभी वो मॉलिक्यूल जो है अंदर जा पाएगा, या कोई BCD मॉलिक्यूल बाहर जा पाएगा। तो मतलब परमेबिलिटी जो है वो मेम्ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर जा सकता है, कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर नहीं जा सकता। तो बेसिकली दो तरह की परमेबल मेम्ब्रेन होती है जी।
खासकर एक होती है, पहली होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दूसरी होती है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या डिफरेंशियल परमिएबल, दोनों में क्या डिफरेंस है? एक होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे सेलोफेन मेम्ब्रेन है हमारे पास, या पार्चमेंट मेम्ब्रेन है, खासकर जो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम किसको कहते हैं? जो सिर्फ सॉल्वेंट की मूवमेंट को, मतलब जिस मेम्ब्रेन के आसपास कोई सॉल्वेंट मेरे पास अगर है तो सिर्फ देखो सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होगा जो लो कंसंट्रेशन में होता है, जैसे हम चीनी घोल लेते हैं पानी में तो चीनी शुगर जो है वो सॉल्यूट है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। तो अगर ये मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है तो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही पास करेगा, सॉल्यूट पास नहीं करता। तो मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसके थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास करते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल पास नहीं कर सकते। तो फिर मैं बोलूंगा इसको कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। हालांकि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है सेलोफेन मेम्ब्रेन जो है, जहां पार्चमेंट मेम्ब्रेन जो है, तो इस तरह की जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है। मींस अगर आप सॉल्यूशन में डिप करोगे उनको, या दो सॉल्यूशन को सेपरेट करोगे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास करेंगे, सॉल्यूट का मॉलिक्यूल पास नहीं करेगा। एक होता है डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मतलब दिस इज डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑल द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर डिफरेंशियली परमिएबल। मतलब अगर मेरे पास सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, सॉल्यूट भी है एंड सॉल्वेंट भी है। तो सॉल्वेंट तो पास करेगा ही करेगा, थोड़ा बहुत सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी पास कर सकते, सारे नहीं, थोड़े बहुत जो सॉल्यूट हैं वो पास कर सकते हैं। दैट इज व्हाई सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब ये कुछ सॉल्यूट को पास कर लेगा, कुछ को रोक लेगा। सो दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मतलब दो तरह की जो मेम्ब्रेन हमारे पास अवेलेबल हैं, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और दूसरी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऑल दी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर मोस्टली सिलेक्टिवली परमिएबल होती हैं। बहुत रेयर है कि कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपको बायोलॉजिकल के अंदर नजर आए, हालांकि होती हैं। तो दिस इज अबाउट बच्चे परमेबिलिटी और जो मेम्ब्रेन है वो क्या होती है। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम तो फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर डिफ्यूजन। फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन। क्या होता है? मॉलिक्यूल बच्चे आप परफ्यूम लगाते हो जब भी रूम में, तो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, पूरे रूम के अंदर जो है फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो जाती है। तो आपने परफ्यूम तो जहां पे करके लगाया था सपोज ड्रेसिंग टेबल के सामने, लेकिन उसकी जो खुशबू है वो पूरे रूम में स्प्रेड कर देगी, मतलब मॉलिक्यूल जो है वो डिफ्यूज करके। तो डिफ्यूजन जो है मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन, देखो मैंने जहाँ पे परफ्यूम लगाया तो जहाँ पे मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन में थे वहां पे लो कंसंट्रेशन में है बाकी जगह पे, तो मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या होगी जी, डिफ्यूज करके। दैट इज कॉल्ड, इसी को हम क्या कहते हैं जी, डिफ्यूजन। इसी को हम डिफ्यूजन का नाम देते हैं। तो मींस मॉलिक्यूल हमेशा ही, देखो इसमें फिर अलग अलग टाइप है। पहले मैं इसकी फर्स्ट कैटेगरी कर रहा हूं, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन। दैट इज सिंपल डिफ्यूजन। क्या होता है सिंपल डिफ्यूजन? जो है वो किसे कहते हैं? जिसमें कोई प्रोटीन की जरूरत ना पड़े मूवमेंट के लिए, मॉलिक्यूल अपने आप ही जो है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर जाते हैं। जैसे हमने अभी परफ्यूम की बात की कि जो मॉलिक्यूल है जी वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन
टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन इज नोन एज सिंपल डिफ्यूजन। उसको हम सिंपल डिफ्यूजन का नाम देते हैं। तो मूवमेंट जब मॉलिक्यूल कोई मूव करता है तो उसमें एनर्जी लगती होगी, और वो जो एनर्जी लग रही है उसको हम कह देते हैं कि ये डिफ्यूजन प्रेशर है, डीपी, दैट इज डिफ्यूजन प्रेशर, एनर्जी जनरेटेड बाय द मूविंग पार्टिकल। उसको हम क्या कह देते हैं कि दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर। तो डिफ्यूजन में कई सारी टाइप्स आ जाती है। जैसे सिंपल डिफ्यूजन तो बड़ा सिंपल है, इसमें तो कोई प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं है, कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, मॉलिक्यूल अपने आप ही हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो है वो मूव कर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। एक होता है फैसिलिटेट डिफ्यूजन। फैसिलिटेट डिफ्यूजन, फैसिलिटेट डिफ्यूजन होता है जब कोई प्रोटीन जो है वो हेल्प करती है मॉलिक्यूल की मूवमेंट के अंदर। कोई मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ रहा है या सेल से बाहर जा रहा है तो वो अपने आप नहीं जा रहा, उसमें कोई ना कोई प्रोटीन रोल प्ले करती है। पहले केस में क्या था, सपोज मेरे पास ये सेल है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जहां पे कोई ए मॉलिक्यूल है वो अपने आप ही, जहां पे ए की हाई कंसंट्रेशन है जी ए मॉलिक्यूल की, जहां पे ए मॉलिक्यूल की लो कंसंट्रेशन थी, तो मॉलिक्यूल अपने आप ही किसी भी प्रोटीन की बिना हेल्प के अपने आप ही मॉलिक्यूल जो है वो अंदर आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं सेल से। तो दैट इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन, जब कोई प्रोटीन रोल प्ले नहीं कर रही। अब फैसिलिटेट डिफ्यूजन क्या होती है? फैसिलिटेट डिफ्यूजन में बच्चे मतलब कोई प्रोटीन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी मॉलिक्यूल की मूवमेंट के अंदर। जैसे इसमें कई सारे इसमें आ जाएंगे, जैसे फर्स्ट में इसमें अगर पढ़ूं दैट इज यूनिपोर्टर, एक प्रोटीन होती है जो यूनिपोर्टर का रोल प्ले करती है। सपोज दिस इज ए सेल और कोई मॉलिक्यूल है ए जहां पे हाई कंसंट्रेशन में है बाहर, उसने अंदर जाना है बट वो सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं जा सकता, तो यहाँ पे एक प्रोटीन होगी दैट इज कॉल्ड यूनिपोर्टर, जिसको हम यूनिपोर्टर का नाम देते हैं। तो वो प्रोटीन जो है वो इस मॉलिक्यूल को जो है बच्चे वो अंदर लाने में या बाहर भेजने में डिपेंड करता है। वो यूनिपोर्टर उस मॉलिक्यूल को अंदर डिपेंड करता है कंसंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है। अगर अंदर ज्यादा हाई है तो बाहर लो है तो बाहर भेज देगा, बाहर हाई है अंदर लो है तो उस मॉलिक्यूल को अंदर ले आएगा। सो दैट इज कॉल्ड यूनिपोर्टर। तो मतलब ये प्रोटीन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जो कि मॉलिक्यूल को मूव करने में हेल्प कर रही है, और इस काम में कोई वो पैसा नहीं ले रहा है। जो यूनिपोर्टर है उस काम को करने में कोई एनर्जी नहीं लगा रहा, कोई एटीपी नहीं यूज हो रहा, और एक टाइम पे एक ही मॉलिक्यूल अंदर लेके आएगा, यानी कि एक टाइम पे एक ही मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होना, दैट इज कॉल्ड यूनी। यूनी का मतलब क्या होता है? एक, सिंगल, यानी कि एक टाइम पे एक ही मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, मूव करता है, दैट इज कॉल्ड यूनिपोर्टर, जिसको हम यूनिपोर्टर का नाम देते हैं। तो मतलब जैसे हम बात करते हैं कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, तो हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ग्लूट ट्रांसपोर्टर होते हैं, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर, तो वो यूनिपोर्टर का काम करते हैं। ग्लूकोज को सेल के अंदर लाना है, ग्लूकोज को सेल से बाहर भेजना है, तो वो सारा काम किसका है जी? ग्लूट ट्रांसपोर्टर। तो ग्लूट ट्रांसपोर्टर इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिपोर्टर। सिंपली मतलब एक टाइम पे एक ही मॉलिक्यूल को या तो सेल के अंदर ले आएंगे या सेल से बाहर ले जाएंगे, और इस काम में कोई भी एनर्जी, कोई भी एटीपी यूज नहीं होती। तो यूनिपोर्टर एक जो है फैसिलिटेट डिफ्यूजन की एग्जांपल के अंदर आप कंसीडर कर सकते हो। दूसरा मॉलिक्यूल होता है एंटीपोर्टर। एंटीपोर्टर एक होता है एंटीपोर्टर प्रोटीन। सपोज कोई ए मॉलिक्यूल है वो बाहर ज्यादा है, और जहां पे एक एंटीपोर्टर प्रोटीन है, और कोई बी मॉलिक्यूल है वो अंदर वाली साइड ज्यादा है, तो ए बाहर वाली साइड ज्यादा है, ए अंदर, तो ए अगर अंदर आएगा तो बी मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। एंटी मतलब एक टाइम पे दो मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगा और एंटी डायरेक्शन में, अगर एक मॉलिक्यूल को अंदर ले रहा है तो दूसरे मॉलिक्यूल को बाहर भेज देगा। सो दैट इज कॉल्ड एंटीपोर्टर, उसको हम एंटीपोर्टर का नाम देते हैं। मतलब एक ऐसी प्रोटीन अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास एक कैरियर प्रोटीन, आप इनको कैरियर प्रोटीन्स कह सकते हो। यूनिपोर्टर को क्या कह सकते हो आप? इनको कैरियर प्रोटीन्स। मींस कैरियर प्रोटीन है जो एंटीपोर्टर का काम कर रही है। मींस अगर एक मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है सेल के तो दूसरा मॉलिक्यूल सेल से बाहर जाएगा।
तो एक टाइम पे दो मॉलिक्यूल जो है बच्चे वो मूव करेंगे, तो उसको हम एंटीपोटर कहते हैं। कोई ऐसी प्रोटीन जो एक ही टाइम पे दो मॉलिक्यूल को मूव कर रही है और दोनों की जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो ऑपोजिट है, एंटी है, सो दैट इज कॉल्ड एंटीपोटर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एंटीपोटर की एग्जांपल्स आपको मिल जाती हैं काफी सारी, जैसे हम सोडियम पोटाशियम पंप पढ़ते हैं, तो एक सोडियम पोटाशियम पंप जो है, हालांकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है, या फिर H पॉजिटिव, या फिर हम H पॉजिटिव Ca2 पॉजिटिव पंप पढ़ते हैं। तो मतलब सोडियम अगर अंदर जाता है तो पोटाशियम बाहर जाता है, तो सोडियम पोटाशियम पंप तो बड़ी कॉमन एग्जांपल है एंटीपोटर की। तीसरा जो प्रोटीन है, तीसरी है बच्चे हमारे पास सिम्पोटर, दैट इज सिम्पोटर। तो सपोज दिस इज ए सेल, यहां पे कोई प्रोटीन है जो एक्ट कर रही है एज ए सिम्पोटर। तो सिम्पोटर में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल जो हैं, कोई ए एंड बी मॉलिक्यूल एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। देखो यूनिपोटर में तो मॉलिक्यूल ही एक मूव करता है, एक टाइम पे एक ही मॉलिक्यूल मूव करेगा, चाहे वो अंदर आ जाए चाहे वो बाहर चला जाए। एंटीपोटर में एक टाइम पे दो मॉलिक्यूल मूव करेंगे, बट दोनों की जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो ऑपोजिट है। और सिम्पोटर में एक टाइम पे दो मॉलिक्यूल मूव करेंगे, पर दोनों की जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो सेम है, या तो दोनों अंदर आएंगे या दोनों बाहर जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड सिम्पोटर। मतलब एक टाइम पे दो मॉलिक्यूल जो है अगर वो मूव कर रहे हैं, तो वो दोनों की जो मूवमेंट है अगर वो सेम डायरेक्शन में हो रही है, दैट इज नोन एज सिम्पोटर। तो हम उसको क्या कहते हैं जी, सिम्पोटर का नाम लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक Na पॉजिटिव एंड ग्लूकोज का सिम्पोटर है, मतलब सोडियम एंड ग्लूकोज एक साथ ही अंदर जाते हैं। तो मतलब अगर ये सिम्पोटर सोडियम को और ग्लूकोज को एक साथ ही सेल के अंदर भेज रहा है, तो मीन्स वो सिम्पोटर है। तो मीन्स वो क्या है जी, वो सिम्पोटर का रोल प्ले करता है। उसी तरह से एक सिम्पोटर आपने सुना होगा 2H पॉजिटिव IAA सिम्पोटर, मतलब दो प्रोटॉन और एक IAA होता है ऑक्सिन, एक हार्मोन है प्लांट हार्मोन, दैट इज ऑक्सिन। मतलब अगर ऑक्सिन ने सेल के अंदर जाना है तो वो सिम्पोटर के थ्रू ही जाएगा, मतलब ऑक्सिन अकेला अंदर नहीं जा सकता, और क्योंकि जिसके थ्रू उसने एंटर करना है वो एक सिम्पोटर है। तो ये एक सिम्पोटर है, तो उसको दो मॉलिक्यूल चाहिए, तो एक प्रोटॉन जाएगा साथ में एक हार्मोन जाएगा ऑक्सिन। तो ऑक्सिन और प्रोटॉन दोनों एक साथ ही अंदर जाएंगे, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट इज व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्पोटर। तो बच्चे हमने तीन एग्जांपल्स जो हैं वो सिम्पोटर, मतलब दो तरह की डिफ्यूजन है, एक जिसमें किसी प्रोटीन का कोई रोल नहीं है, जिसमें कोई भी प्रोटीन जो है वो रोल प्ले नहीं करती है, और दूसरा जो है जिसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, कैरियर प्रोटीन्स हैं या चैनल्स हैं जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं। तो नेक्स्ट है जी डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है बच्चे। तो हमें पता है जो मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जा रहे हैं तो वो कोई ना कोई जो है प्रेशर लगा रहे हैं, कोई ना कोई एनर्जी। देखो हर एक मूविंग पार्टिकल होते हैं उनके पास एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो उसी वजह से जो मॉलिक्यूल हैं वो मूव करते हैं। तो मतलब कितना पोटेंशियल है किसी मॉलिक्यूल के पास कि वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर सकता है, उस पोटेंशियल को हम बेसिकली कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। व्हाट इज डिफ्यूजन प्रेशर, क्या होता है? द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ ए डिफ्यूजिंग पार्टिकल टू मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो उसको हम क्या कह देते हैं जी, डिफ्यूजन प्रेशर। जितना किसी मॉलिक्यूल के पास डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होगा उतना ही उसकी जो डिफ्यूजन है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो उसमें आपको हाई देखने को मिलेगी। तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर। इसकी भी डेफिनेशन बहुत ज्यादा बार आपसे पूछी जा सकती है कि डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है। सिंपली जो डिफ्यूजिंग पार्टिकल है उसके पास कितनी एनर्जी है, कितना वो प्रेशर लगा रहा है मूवमेंट करने के लिए, उसी को हम डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। फिर फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं जी डिफ्यूजन को? फैक्टर्स जैसे पहला टेम्परेचर है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को बेसिकली अफेक्ट करते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगी या रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होगी? तो ऑब्वियसली बात है, पहला टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर दोगे
तो आप देखोगे रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो गई है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, जो डिफ्यूजिंग पार्टिकल है उसकी जो बच्चे एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी हाई हो जाती है। तो मींस इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर है आप उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हो डिफ्यूजन के। मतलब जैसे जैसे आपका जो टेम्परेचर है वो आप इंक्रीज करोगे, आप देखोगे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है जी वो भी आपके सामने जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब जो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है आपको डिफ्यूजन देखने को मिलती है। और वजह क्या है, टेम्परेचर बढ़ने से जो काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है डिफ्यूजिंग पार्टिकल खासकर, वो इंक्रीज हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से आपकी जो डिफ्यूजन रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। जो दूसरा फैक्टर है जी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है वो है डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल, डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल। तो जहां पे एक लॉ अप्लाई होता है जी, ग्राहम्स लॉ जिसको कहते हैं, ग्राहम्स लॉ। इसमें बोला कि जो डिफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। मींस जितनी किसी मॉलिक्यूल का डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी ही रेट ऑफ डिफ्यूजन थोड़ी, मतलब लार्जर द मॉलिक्यूल, जितना मॉलिक्यूल साइज में बड़ा होगा लार्जर होगा उतना ही उसकी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो स्लो होगी। तो एक बड़ा सिंपल सा कई बार छोटे नंबर में आपसे क्वेश्चन आ जाता है, 1-2 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि ग्राम्स लॉ क्या है। तो मींस डी मींस डिफ्यूजन, जो डिफ्यूजन है वो बच्चे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द डिफ्यूजिंग पार्टिकल। जो डिफ्यूजिंग पार्टिकल है उसकी डेंसिटी के, मतलब सिंपली आप इसको मान सकते हो कि लार्जर द मॉलिक्यूल स्लोअर द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो मतलब जो सेकंड फैक्टर है वो डेंसिटी इसमें रोल प्ले करती है। तीसरा फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस, कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल। तो कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल जो है, ऑब्वियस ही बात है बच्चे, मॉलिक्यूल ऑलवेज हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं। जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी डिफ्यूजिंग पार्टिकल की उतनी ही रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो फास्ट होगी। तो मतलब कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्यूजन। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी डिफ्यूजिंग सब्सटेंस की उतनी ही ज्यादा आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो देखने को मिल सकती है। तो तीसरा फैक्टर ये है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है, मींस कंसंट्रेशन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी हाई हो। फोर्थ है मीडियम। जो डिफ्यूजन चल कौन से मीडियम में रही है, जैसे कोई गैस है वो ज्यादा डिफ्यूज कहां पे होगी, वैक्यूम में कोई गैस ज्यादा डिफ्यूज होगी या एयर के अंदर। तो ऑब्वियसली बात है वैक्यूम के अंदर जो गैस है बच्चे, जो पार्टिकल है वो ज्यादा फास्ट मूव करेंगे एज कंपेयर टू एयर, क्योंकि एयर में रेजिस्टेंस आ जाती है और वैक्यूम में कोई रेजिस्टेंस नहीं होती है। तो मींस जो मीडियम के ऊपर भी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, आपने कोई लिक्विड में करवा रहे हो, एयर में करवा रहे हो, वैक्यूम में करवा रहे हो, तो वो मीडियम जिसमें डिफ्यूजन चल रही है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। जैसे गैस जो है, गैस के जो पार्टिकल हैं वो वैक्यूम में ज्यादा फास्ट मूव करेंगे एज कंपेयर टू एयर। तो ये 4-5 फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को जो है अफेक्ट करते हैं। तो उसमें से टेम्परेचर है, डेंसिटी है ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल, कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल एंड लास्ट वन इज मीडियम। तो लास्ट में बच्चे इसके इस डिफ्यूजन के अंदर आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन क्या है, बेनिफिट क्या है प्लांट को जो है डिफ्यूजन हो रही है अगर, तो प्लांट को क्या बेनिफिट हो रहा है उससे, क्या डिफ्यूजन प्लांट में जो सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन, एक तरह से आप इसको लिख सकते हो सिग्निफिकेंस, डिफ्यूजन के क्या सिग्निफिकेंस है। तो पहला तो बच्चे जो फोटोसिंथेसिस चल रही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो चलता है, साथ में रेस्पिरेशन चलती है,
तो ये जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन चल रही है इसमें क्या होता है, जो लीफ है प्लांट का वहां पे जो स्टोमेटा है जहां पे खासकर, तो डिफ्यूजन जो है वो गैसेस की हो रही है। अगर आप फोटोसिंथेसिस की बात करोगे तो CO2 के मॉलिक्यूल बाहर ज्यादा है तो वो अंदर चले जाते हैं, और ऑक्सीजन अंदर ज्यादा है तो बाहर डिफ्यूज हो जाती है। तो इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस तो डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है जहां पे। तो फोटोसिंथेसिस का क्या है, सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर डिफ्यूज हो रही है, ऑक्सीजन बाहर डिफ्यूज हो रही है, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन बढ़ जाती है तो वो बाहर चली जाती है, बाहर CO2 ज्यादा होती है वो अंदर चली जाती है। रेस्पिरेशन में उल्टा होता है, रेस्पिरेशन में CO2 बाहर चली जाती है जी और ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, तो दिस इज रेस्पिरेशन। तो मींस पहला सिग्निफिकेंस डिफ्यूजन का बच्चे की जो डिफ्यूजन है उसी वजह से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो पॉसिबल हुआ है। अगर डिफ्यूजन ना होती तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस थोड़ा मुश्किल हो जाता। सेकंड, इसी में आप देख सकते हो ट्रांसपीरेशन, आपने एक नाम सुना होगा, एक प्रोसेस होता है। सेकंड सिग्निफिकेंस है ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन के थ्रू क्या होता है, ये जो लीफ है जहां पे जो स्टोमेटा है जी उनके थ्रू वाटर डिफ्यूज होता है। जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में जो है डिफ्यूज हो जाता है। तो ये जो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस चल रहा है वो भी तो एक तरह से क्या है जी, वो भी तो एक तरह से डिफ्यूजन ही है। ठीक है जी। तो मींस दूसरा बेनिफिट आपको ये देखने को मिलता है। तो पहला बेनिफिट कि फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस में रोल प्ले कर रही है, दूसरा ट्रांसपीरेशन में रोल प्ले कर रही है। ट्रांसपीरेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर, जो एक तो प्लांट को कूल रखने में, ठंडा रखने में हेल्प करता है गर्मियों के दिनों में, और दूसरा असेंट ऑफ सैप की जो मूवमेंट है, जो रूट से शूट तक जो वाटर मूवमेंट करती है जाइलम के थ्रू, वो भी ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से ही जो है मूवमेंट होती है। तो दो बेनिफिट तो आपको ये मिलते हैं। तीसरा जो बेनिफिट है, हालांकि मोस्ट ऑफ दी जो मिनरल्स या आयंस होते हैं बच्चों रूट के अंदर वो एक्टिवली ही आते हैं, लेकिन थोड़े बहुत जो मिनरल्स और आयंस हैं, सपोज दिस इज रूट, तो रूट के अंदर थोड़े बहुत जो आयंस हैं सॉइल में, तो सॉइल में जो आयंस होते हैं या मिनरल्स होते हैं थोड़े बहुत वो डिफ्यूज कर जाते हैं रूट के अंदर। तो थोड़ी बहुत डिफ्यूजन जो है वो आपको आयंस वगैरह की ज्यादा तो नहीं होती, जब मोस्टली एक्टिवली ही आते हैं आयंस, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल होते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट है सॉइल से रूट तक वो डिफ्यूजन के थ्रू पॉसिबल हो सकती है। और लास्ट सिग्निफिकेंस फोर्थ वन, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है खासकर फूड का, तो वो यानी कि अगर किसी मॉलिक्यूल ने थोड़ा दूर जाना है, ज्यादा लंबा, देखो डिफ्यूजन कोई बहुत फास्ट प्रोसेस नहीं है, बड़ा स्लो प्रोसेस है, और अगर कोई मॉलिक्यूल बहुत दूर जैसे रूट से शूट में जाना चाहता है तो ऑब्वियसली बात है डिफ्यूजन नहीं हो सकती, डिफ्यूजन के थ्रू नहीं पहुंच सकता। ठीक है जी। लेकिन अगर रूट के ही एक सेल से दूसरे रूट सेल में जाना है उस मॉलिक्यूल ने, तब वहां पे शॉर्ट डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्ट है तो वहां पे डिफ्यूजन जो है वो पॉसिबल हो सकती है। मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल शॉर्ट डिस्टेंस पे मूव करना चाहता है तो वो जैसे लीफ के एक सेल से दूसरे सेल में, रूट के एक सेल से दूसरे सेल में, लेकिन अगर आप कहोगे जी रूट के सेल से कोई मॉलिक्यूल स्टेम तक जाना चाहता है तो दैट इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर जो डिफ्यूजन है बच्चे वो रोल प्ले नहीं करती। तो ये है जी इसके 3-4 बेनिफिट। तो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है बच्चे वो किया है पैसिव ट्रांसपोर्ट का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफ्यूजन क्या है, सिंपल डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, फिर डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, फिर कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं, एंड लास्ट में सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो सेकंड टॉपिक है, दैट इज ऑस्मोसिस, कि ऑस्मोसिस क्या होती है और वो डिफ्यूजन से कैसे अलग है।